हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका क्षितिज सर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, आज हम जो है हमारा थर्ड और लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के 12th एनसीईआरटी के 4th चैप्टर के। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम फोकस करेंगे एमटीपी पर, एसटीडी पर और इनफर्टिलिटी पर। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यहाँ पर जो है वॉलंटरी या फिर हम कहते हैं कि इंटेंशनली जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल टेक्निक्स, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल टर्म आने से पहले 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाता है। आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो है 45 to 50 मिलियन जो है एमटीपी करवाई जाती है पर ईयर, जो कि टोटल पर ईयर की प्रेगनेंसीज का 1/5 पार्ट होता है। बहुत से कंट्रीज में इसको जो है अनइथिकल भी माना जा सकता है या फिर सोशली या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि इमोशनली जो है इसको अलाउ नहीं किया जाता है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में इसको कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बेस पर जो है अलाउ किया था। इसका मेन रीजन ये भी है स्टूडेंट कि एमटीपी का जो है मिसयूज भी होता है फॉर फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड हमने देखा था कि एमनियोसेंटेसिस में अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करवा दिया जाए और पता चल जाए कि डेवलपिंग फीटस जो है फीमेल है, तो बहुत से जो कपल हैं वो फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते और वो उसका जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं। इसलिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बेस पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इसको जो है रोक नहीं लगाते हैं, बट कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें फीमेल फेटिसाइड को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा पाया गया तो डॉक्टर प्लस जो कपल है दोनों सलाखों के पीछे होंगे, मतलब जेल में डाल दिए जाएंगे, उनको सजा मिलेगी कड़ी से कड़ी। अच्छा, फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप एमटीपी करवा सकते हैं? पहली बात तो टू गेट रिड दी अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जितनी भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है उनसे बचने के लिए। अब ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज कब डेवलप हो सकती है स्टूडेंट? या तो ये हो सकती है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए या फिर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड फेल हो जाए। मान लीजिए कोई कपल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड तो यूज ले रहा था बट वो कभी भी 100% जो है वो रिलायबल नहीं होता है, तो अगर वो फेल हो जाता है तब भी हम एमटीपी की तरफ जा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड कंडीशन जैसे रेप की कंडीशन में अगर वहां पर प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है विक्टिम के साथ में, तो वहां पर जो है एमटीपी करवाया जा सकता है। और एक और कंडीशन कि आप हिंदी सिनेमा में देखते हैं कि डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता है और कहता है कि या तो जो है मदर को बचाया जा सकता है या फिर बच्चे को बचाया जा सकता है, दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो वही कंडीशन कि अगर प्रेगनेंसी जो है हार्मफुल हो जाती है या तो मदर के लिए या फिर फिटस के लिए या फिर दोनों के लिए, तब भी एमटीपी की तरफ जाया जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं एमटीपी को करवाने के। अच्छा, फिर पूछा जाए कि सेफेस्ट कब तक एमटीपी, तो स्टूडेंट आंसर करना है आपको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब पहले 3 मंथ तक ही जो है वो सेफ होती है। उसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर तक जाते जाते जो है फीटस प्रॉपर डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप हो जाती है। अब जो है एमटीपी करवाना रिस्की रह सकता है, इसलिए जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही जो है एमटीपी को करवाया जाता है। अच्छा, एमटीपी जो है वो सर्जिकली भी करवाया जा सकता है और नॉन सर्जिकली भी, जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ मेडिसिन के यूज से भी जो है अबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो इसको हमने कहा कि एमटीपी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसको हम इसे नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसके जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उस पर जो है क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखें, इस बोर्ड का आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो एमटीपी से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इसी को हम बोलते हैं वीडी मींस वेनेरियल डिजीज, या फिर इसी को हम बोलते हैं आरटीआई दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहां पर आपको 3 नाम याद रखने हैं। एसटीडी मींस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनेरियल डिजीज मींस वीडी एंड आरटीआई मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, प्लस इसके सिनोनिम्स भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको पता चल रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये जो है वो स्प्रेड होती है। तो हमने पहली लाइन लिखी है इट इज स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एआईपीएमटी नीट 2017 का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये कि नीट 2017 में जो है यहां पर आपको कॉलम मैच का क्वेश्चन दिया गया था। आपको डिजीज लिखी गई थी एसटीडी प्लस उसके कॉजेटिव एजेंट दूसरे कॉलम में मिलाने थे। और आपको ये बात बता दूं मैं कि एनसीईआरटी में डिजीज का नाम जरूर दिया है बट उसकी जो है
कॉजेटिव एजेंट्स नहीं दिए हैं, तो इस पर हमें जो है गौर करना होगा। यहाँ पर मैंने कॉजेटिव एजेंट्स भी लिखे हैं। तो पहला देखिए गोनोरिया। गोनोरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है एसटीडी में, और ये होती है नाइजीरियाई गोनोराई के थ्रू। तो पहली डिजीज होती है गोनोरिया। उसके बाद में आता है स्टूडेंट जेनाइटल हर्पीज, और जेनाइटल हर्पीज जो है वो हर्पीज वायरस के थ्रू होती है। उसके बाद में मोस्ट फेमस, और हमें जो है 8th चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना ही होता है, और वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से, एचआईवी की वजह से होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। और इसके बारे में आप दो चीजें और पढ़ते हैं कि जो यीस्ट के थ्रू जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के थ्रू जो है हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो डेवलप किया गया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट। अच्छा, सिफिलिस वापस से एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडम के थ्रू होता है स्टूडेंट। क्लैमाइडिया जो है क्लैमाइडियासिस, जो कि क्लैमाइडिया जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके थ्रू होता है। फिर जेनाइटल वार्ट, वार्ट मतलब मस्से जिसको हम बोलते हैं, जननिक मस्से जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। पेपिलोमा मींस जो कि वार्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम पेपिलोमा कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। अच्छा, ट्राइकोमोनियासिस जो कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के थ्रू होता है, और ये भी एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है स्टूडेंट। अच्छा, एसटीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इनिशियल स्टेज में तो कई बार सिम्टम्स का पता ही नहीं लगता है, ये बहुत ही माइल्ड माइनर सिम्टम्स होते हैं, और जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है वो कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहती है। एसिम्प्टोमेटिक मींस उसमें कोई सिम्टम्स जो है वो जो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, वो शो ही नहीं करती सिम्टम, जिसकी वजह से वो अपने मेल पार्टनर को भी जो है वो इन्फेक्ट कर देती है। अब ये इनिशियल सिम्टम्स में कौन कौन सी चीजें आती है? स्वेलिंग, जेनाइटल ट्रैक्ट की या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स की स्वेलिंग होती है, वहां पर इचिंग, खुजली होने लगती है, प्लस थोड़ा थोड़ा हल्का स्लाइटली माइल्ड पेन होता है, प्लस वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर फ्लूइड जो है वो भी तरल भी स्रावित होता रहेगा। अगर इनको जल्दी से समय रहते देखा नहीं गया, उपचार नहीं करवाया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? दैट इज पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जो पेल्विक रीजन हमें पता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वो पूरा का पूरा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विक रीजन पर प्रेजेंट होता है, इसलिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वहां पर देखी जा सकती है। दूसरा, वहां पर जो है कई बार अबॉर्शन के केसेस देखी जा सकती है फीमेल में, प्लस स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब जो है डेड जो है वो एम्ब्रियोफिटस का जो है बर्थ हो जाता है। इनफर्टिलिटी भी देखी जा सकती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, और प्लस वहां पर ट्यूमर की कंडीशन, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में वहां पर जेनाइटल ट्रैक्ट का, जेनाइटल सिस्टम का ट्यूमर भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखी है कि जो जेनाइटल हर्पीज है, प्लस एड्स है, प्लस हेपेटाइटिस बी, ये 3 ऐसी डिजीज हैं, बाकी सबको छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट दीज 3 डिजीज, दीज ऑल आर क्योरेबल डिजीज। जितने भी हैं उनको क्योरेबल मतलब उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट बार बार मैं बोल रहा हूं, जेनाइटल हर्पीज, एड्स और हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इन तीनों डिजीज। और यहां पर जो है नीट पर क्वेश्चन भी आया था, नीट 2019 पर इस पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले ही साल रिसेंटली। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि अब जो एग्जामिनेशन में जो पैटर्न बन रहा है वो इन डिजीज पर भी वो क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो 2017 हो चाहे वो 2019 हो, तो इनके क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। अच्छा स्टूडेंट, फिर इनसे कैसे हम जो है वो निजात पा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तब जो है बैरियर्स का यूज लिया जाए, कॉन्डोम्स का यूज लिया जाए। दूसरी चीज के मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में या फिर जो अननोन पार्टनर के साथ में है उसके साथ में जो है सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो। और थर्ड, अगर ऐसी डिजीज में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और फोर्थ जो है सेक्सुअल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में, तो सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर एसटीडी से रिलेटेड याद रखनी है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज इनफर्टिलिटी, बंध्यता। बंध्यता किसे कहते हैं स्टूडेंट? इनफर्टिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर कपल जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद में भी जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, बंध्यता। वापस से सुनिएगा, अगर एक कपल जो है अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ना कोई बैरियर मेथड यूज लेता है, ना ही कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज ले रहा है, फिर भी उसमें जो उनमें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी का केस है। इनफर्टिलिटी जो है वो मेल पार्टनर की वजह से भी हो सकती है और फीमेल
मेल पार्टनर की वजह से भी हो सकती है। इंडियन सोसाइटी में जो मेनली जो कॉज माना जाता है वो गलत है, वो माना जाता है केवल फीमेल पार्टनर को जो है इसमें दोषी माना जाता है, बट ये मेल और फीमेल दोनों में देखी जा सकती है। अच्छा, इनफर्टिलिटी की कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी का कॉज है कि ड्रग अब्यूज है, ड्रग की वजह से जो है वो सेक्सुअल डिजायर या फिर जो स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट पर जो इफेक्ट पड़ता है, या फिर इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन जो है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल कमी रह गई है, हार्मोनल जो है डेफिशिएंसी रह गई उसकी वजह से, या फिर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकली मेंटली जो है प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्ब है। आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल रिलेटेड इनफर्टिलिटी है, या फिर कोई कंजेनाइटल डिजीज है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। तो क्या इनफर्टिलिटी की वजह से कभी भी एक कपल जो है वो बच्चा उसको नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आजकल मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तो उसके लिए जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बनाई गई है ART के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले इनफर्टिलिटी को पढ़े हम। इनफर्टिलिटी इज इनेबल व्हेन कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का रीजन लिखा हुआ यहाँ पर ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ड्रग्स और कंजेनाइटल इफेक्ट की वजह से हो सकता है। प्लस हम देख सकते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको सही कैसे किया जा सकता है? ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू इसको हम सही कर सकते हैं। और उसमें एक दो मेथड आपको याद रखने हैं। पहला आता है जिसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर वर्ड आ रहा है स्टूडेंट इन विट्रो, इसको हम बोलते हैं, एक तो होता है इन विट्रो और दूसरा होता है स्टूडेंट इन वीवो। What is the difference between in vitro and in vivo? In vitro means बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में अगर बायोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप करके जो है कुछ किया जाए, बायोलॉजिकल एक्शंस को कंप्लीट करवाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मींस शरीर के बाहर बायोलॉजिकल कंडीशंस सेम टू सेम बना करके। इन विवो मींस शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इन विवो। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर फीमेल पार्टनर से या फिर डोनर जो फीमेल है उससे ओवा लिया जाएगा, प्लस स्पर्म ले लिया जाएगा मेल पार्टनर का, उसका जो है प्रयोगशाला में ही, लेबोरेटरी में ही जो है वो फ्यूजन करवाया जाएगा, और फ्यूजन के रिजल्ट से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, लैब में बनेगा। और इसी टेक्निक को हम एक और नाम देते हैं स्टूडेंट, बहुत ही फेमस होते हैं ये, वो होती है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में या फिर हम पेट्री डिश में जो है इसको डेवलप करवाते हैं लेबोरेटरी में, आउटसाइड द बॉडी, और ड्यूरिंग इन सराउंडिंग द बायोलॉजिकल कंडीशंस, उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब खास बात ये स्टूडेंट, IVF जो है फॉलोड बाय ET मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? आपने जो है बाहर जो है फर्टिलाइजेशन करवा दिया शरीर के बाहर, अब जो है जाइगोट बन चुका है। अब आप पर डिपेंड करता है आप करवाना क्या चाहते हैं। अगर जाइगोट को, या फिर जाइगोट कौन सी सेल स्टेज है? 1 सेल स्टेज होती है स्टूडेंट, या फिर 8 सेल स्टेज जिसको हम 8 ब्लास्टोमियर्स तक बोल सकते हैं, 8 सेल स्टेज तक अगर आपको ट्रांसफर करवाना है तो वो कहां पर करवाना पड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफर होगा 8 सेल स्टेज तक, और इसलिए इसका क्या नाम होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट बोलते हैं इसको स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिफ्ट। और उसके बाद में IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUT कब करवाया जाएगा? अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल से ज्यादा का हो गया, अराउंड आप देख सकते हो 16 to 32 सेल स्टेज या फिर ब्लास्टोमियर तक का हो चुका है, तो अब आप उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते, फैलोपियन ट्यूब के लिए काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप इसको सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, तो इसको कहां पर भेजा जाता है? इनसाइड द यूट्रस। और यहां पर ट्रांसफर जब यूट्रस में किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT बोलते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहीं पर ही आपको जो फोकस करने वाली बात है कि कितने सेल स्टेज तक जो है वो जिफ्ट करवाया जा सकता है, तो वो है 8 सेल स्टेज तक। और कितने सेल स्टेज बाद तक या फिर कब तक जो है वो IUT करवाया जा सकता है? तो वो है 16 to 32 सेल या फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स तक उसको IUT करवाया जा सकता है। चाहे वो जिफ्ट हो
चाहे वो IUT हो, दोनों ही किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं स्टूडेंट, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब चलिए कुछ और टेक्निक्स और भी होती हैं जिनको जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में इंक्लूड किया जाता है, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट कुछ और टेक्निक्स आपको याद रखनी है, जैसे कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट गिफ्ट बोलते हैं। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कब किया जाता है, इसकी शर्त आपको याद रखनी है, जब ऐसी फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस ना कर पाए, ऐसी फीमेल रेसिपिएंट फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो फर्टिलाइजेशन के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस दे रहा हो, चाहे वो इम्प्लांटेशन के लिए भी फेवरेबल कंडीशन दे रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें सीधा सीधा जो डोनर है उसका जो ओवा है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। यहां पर एक ही चीज का डिफरेंस है, जेड और जी का। जेड होता तो वो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता, और जी है तो वो गिफ्ट है, मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर ऐसी फीमेल के साथ में ऐसा किया जाता है जो कि गैमेट तो नहीं बना पा रही है, ओवा तो नहीं बना पा रही है, बट उसकी जो फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो फर्टिलाइजेशन प्लस इंप्लांटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद में मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपको 3 चीजें याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस आर्टिफिशियली जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन को इंसेमिनेट किया जाता है। ये कब किया जाता है, जब मेल पार्टनर जो है वो इनएबिलिटी होती है, उसमें इनएबिलिटी इन मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, वो या तो इंसेमिनेट ना कर पाए या फिर स्पर्म काउंट जो है उसके सीमन में बहुत ही कम हो या फिर डिक्रीज हो जाए, तब कौन सी कंडीशन होती है स्टूडेंट, कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AIPMT नीट 2017 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया था, उसने पूछा था कि अगर स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है तो कौन सी टेक्निक को यूज लिया जा सकता है। 2 ऑप्शन थे, ICSI और AI, और बहुत से स्टूडेंट क्या करके आए ICSI, जो कि गलत हो गया। आंसर क्या होता है AI दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मेल पार्टनर जब इनएबिलिटी हो उसमें कि वो फीमेल पार्टनर को एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन को इंसेमिनेट कर पाए या फिर उसके स्पर्म काउंट जो है बहुत ज्यादा कम हो, तब कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, उसके बाद में मेल इनफर्टिलिटी से एक और रिलेटेड टर्म याद रखनी है आपको, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या होता है स्टूडेंट, जब डायरेक्ट जो ओवम होता है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी में यूज लिया जा सकता है। और एक होता है स्टूडेंट IUI, जिसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्ट जो फीमेल का यूट्रस है उसमें जो है सीमन को इंसेमिनेट कर दिया जाए। तो यहां पर इंसेमिनेट कर दिया जाएगा सीमन को, डायरेक्ट कहां पर, यूट्रस में इंसेमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये टेक्निक्स होती है सारी की सारी, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनने का चांसेस कहां पर है स्टूडेंट, या तो जिफ्ट पर बनता है क्वेश्चन, या फिर गिफ्ट पर बनता है, या फिर AI पर बनेगा। तो 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी टाइप से हमने जो है पूरा क्रैश कोर्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है वो अच्छे से किया है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट डे से हम जो है एक अलग चैप्टर जो है या फिर अलग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।